साहब आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ये बताइए कि पाकिस्तान में बैंकिंग के हवाले से कौन से कवानीन मौजूद हैं, और सार्फिन के हवाले से भी बताइएगा कि अगर किसी सारिफ को कस्टमर को कोई लिटिगेशन में जाना है बैंक के हवाले से तो वो कौन सी अदालत में जाएगा, और ओवरऑल क्या कवानीन है पाकिस्तान में। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो फाइनेंसिस के हवाले से जो बैंक्स को रिलेट करते हैं कि बैंक्स ने अगर रिकवरी के लिए जाना है तो उसके लिए FIO 2001 है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस, रिकवरी ऑफ फाइनेंसिस ऑर्डिनेंस है 2001। सो बैंक को अगर कभी भी कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, अपना रिकवरी के लिए जाना है, सो दे विल अप्रोच द बैंकिंग कोर्ट, जो भी रेलिवेंट बैंकिंग कोर्ट होगी, उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो भी बनती होगी। सो आइदर इट्स गोइंग टू बी बैंकिंग कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी बैंकिंग जुरिस्डिक्शन में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फाइनेंस। ठीक। इसी तरीके से अगर कोई ऑफेंस हो गया है, सो कोई क्रिमिनल ऑफेंस आता है रिकवरी से हट के, तो उसके लिए एम्बेजलमेंट हो गई, मिस अप्रोप्रिएशन होगी, इस तरह का कोई सा भी ऑफेंस आ जाता है, सो उसके लिए बैंकिंग ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है। तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं ऑफेंसेस के लिए, उसको डील करने के लिए स्पेशल बैंकिंग कोर्ट्स हैं, स्पेशल बैंकिंग कोर्ट्स, यस एग्जैक्टली, जो कि ऑफेंसेस के साथ डील करती है और एग्जीक्यूट करती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को, बैंक ऑफेंसेस को। जी। तो मेरा भट्टी साहब से सवाल है, सर मुझे बताएं कोर्ट प्रोसीजर्स क्या है। अच्छा, ये सेक्शन 9 है, उसके मुताबिक बैंक जो है उसने सूट फाइल करना होता है। जी। और सेक्शन 10 है इसका FIO का, जो सलमान साहब ने बताया है, उसमें जो कस्टमर है या डिफेंडेंट है उसने लीव टू डिफेंड देनी होती है। उसके पास 30 डेज़ का टाइम होता है जो उसकी लास्ट सर्विस होती है, और वो उसने अपना डिफेंस जो है वो कोर्ट में देना होता है कि उसके पास क्या डिफेंस है, जो ट्रायबल डिफेंस है, जिसकी बेसिस पे उसको लीव टू डिफेंड जो है वो ग्रांट की जाए, और फिर केस जो है आगे। बट साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का कानून किस तरह से जो है वो बैंक सार्फिन को प्रोटेक्ट करता है उनके राइट्स के मामले में। सर देखिए, सबसे पहले सेक्शन 18 है इसका FIO 2001 का, उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि कोई भी बैंकिंग डॉक्यूमेंट जो है वो इन ब्लैंक नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले लिखे जाएंगे, और लिखने के बाद जो कस्टमर है उसको वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। पढ़ाने के बाद उसके ऊपर वो सिग्नेचर करेगा, ताकि वो उसमें किसी किस्म का कोई इबहम या कंसेंट हो जाए, वो साइन कर रहा हो, बैंक जो है वो बाद में कोई मैनिपुलेशन ना करे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं एट द सेम टाइम जब आप उनसे कोई एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। जी। कोई भी आपने कर्जा उनसे लेना है, या कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई कर्जा लेने के लिए जाते हैं उनसे, जी, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपसे एक साथ साइन करवा लिए जाते हैं, तो अमूमी तौर पर आपके साथ हर वक्त तो कोई काउंसिल या वकील मौजूद नहीं होता जो आपको बता सके। तो एक नॉर्मल बंदे को अगर वो कोई कर्ज हासिल करता है और उसके हवाले से उसको कोई कंसर्न होता है या उससे कुछ साइन करवा लिया जाता है, तो एक तो ये बताइए कि क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए जब आप बैंक से कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं, और दूसरा अगर आपसे हो जाता है कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन जो आपको बाद में पता चलता है कि आपके मुताबिक नहीं है, आपकी विल के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल जी, तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है। सर सबसे पहले तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो बैंक है उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी लायबिलिटी है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो इन ब्लैंक साइन ना करवाए। ठीक, अगर सपोज़ वो बैंक जो है उसे साइन करवा लेता है, तो फिर वो सेक्शन 9 के तहत ही जो कस्टमर है वो बैंक के ऊपर सू कर सकता है कि जी इसने बैंक ने ये मेरे से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सिक्यूट करवाए थे, लिहाजा ये डॉक्यूमेंट्स जो है इनको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए और इनको। और ये प्रोसेस कब तक हो जाता है अगर इस तरह से कभी कोई केस आ जाए? ये देखिए डिपेंड्स अपॉन जो बैंक है वो उस पर अगर वो फौरी तौर पे PLA फाइल कर देता है तो उसको भी लीव टू डिफेंड जो है वो कोर्ट ने फिर उसी सेंस में ग्रांट करनी होती है जैसे वो बैंक जो है वो सूट फाइल कर रहा है। ऑल राइट जी। आगा ये देखें, अब इन्होंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स की बात की, अमूमन ऐसा भी होता है कि जो बैंक का कोई आपको हेल्प कर रहा होता है एज अ मीडिएटर, बैंकर, वो आपको वर्बली कुछ चीज़ें बताते हैं, आप उस पर अमल कर लेते हैं, रिटर्न में वो आपसे जल्दी जल्दी साइन करवा लेते हैं, आपको लगता है वही बातें जो अभी मुझे बताई गई है बैंकर से। तो इस केस में आप क्या करेंगे? जैसे ये आपने बड़ी अच्छी बात की, अक्सर आप वर्बली यकीन कर लेते हैं ना बैंकर। और ये भी होता है कि जैसे आपने अगर बैंक से कोई लीज पर गाड़ी ले ली है, फाइनेंस करवाई है, तो आपको अभी कोरोना के बाद से आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग वाले हो,
उन्होंने जो एक साथ है उनको डबल कर दिया, और ये बातें पहले जब आप तयशुदा नहीं होती और ये बातें मतलब आप ले रहे होते हैं, फाइनेंस करवा रहे होते हैं, आपको नहीं बताई जाती बैंक की तरफ से, लेकिन जब बाद में आपका मार्कअप बढ़ा दिया जाता है या आपकी किस्त बढ़ा दी जाती है तो आपको पता चलता है ये तो टर्म्स में पहले ही इंक्लूड था। इस हवाले से आप मैं इसमें ना इस सवाल को समझने के लिए ना ये ज़रूरी है कि हम ये चीज़ देखें कि बैंक्स एक्चुअली कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन करवाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक साइन करवाता है उसमें से सबसे पहला एग्रीमेंट फॉर फाइनेंस ऑन बेसिस ऑफ मार्कअप। यस। दूसरा होता है प्रोमिसरी नोट, तीसरा होता है लेटर ऑफ कंटिन्यूटी, और चौथा होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट जितने भी फाइनेंस जो है ना, जितने भी कर्जे दिए जाते हैं ना, उसके लिए ये बैंक करवाता है। अच्छा, ये तो हो गए फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स। और अब दूसरी आ जाती है सिचुएशन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स। सही। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाता है आपका मॉर्गेज। अब मॉर्गेज भी दो किस्म की होती हैं, टोकन रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। अभी मैं इसको तमाम चीजों को ऐसा एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी चीज आ जाती है इसके अंदर प्लेज, लेटर ऑफ प्लेज आपसे साइन करवाया जाता है। राइट। ठीक है। तीसरा सिचुएशन ये हो सकती है जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आपसे साइन करवाया जा सकता है वो है लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। सही। अच्छा, मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज में ये होता है कि आपको ये किसी सरकारी इदारे सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर नहीं करानी होती, आपसे मेमोरेंडम कंफर्मिंग डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक की पोजीशन में दे दिए जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट जो है ना साइन करा दिया जाता है कि एज ए मेमोरेंडम के ये क्योंकि हमारे पास मॉर्गेज है इतनी अमाउंट तक, फाइनेंस अमाउंट जितनी भी अलाउ की गई होती है उतनी अमाउंट तक जो है ना ये हमारे पास जो है ना एज ए मेमोरेंडम के तौर पे पड़ा हुआ है। सही। ठीक है। जब आप हमारे तमाम जो बकिया जात हैं या आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स पे कर देंगे हम आपको ये हैंड ओवर कर दें। ठीक। टोकन रजिस्टर्ड मॉर्गेज के अंदर ये होता है कि आपको सब रेलेवेंट सब रजिस्ट्रार जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लोकेट करती है वहाँ पे उस मॉर्गेज डीड को रजिस्टर कराना होता है। अच्छा, जो मूवेबल एसेट्स है ना, मॉर्गेज होता है इमूवेबल एसेट्स के लिए। जो मूवेबल एसेट्स हैं उसके अंदर दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो बैंक कोई मुकदम अपॉइंट करके अपनी पोजेशन में उन मूवेबल एसेट्स को रख सकता है, या फिर जो है ना वो रहता अपना कस्टमर की ही पोजेशन में है लेकिन वो चार्ज होता है। ठीक। यानी कि वो फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है। फ्लोटिंग चार्ज है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे गंदम पड़ी है या कोई चीज पड़ी है, अगर वो आप बेचते हैं, जाहिर सी बात तो उसे वो पेरिशेबल भी है ना, जब आप उसे बेचते हैं फर्दर तो उसकी जगह पे उस अमाउंट तक आपको वो जो है ना अपने प्रेमिसेस में वो रखना होता है। कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी फाइनेंस अमाउंट है 5 मिलियन की तो 5 मिलियन तक का स्टॉक आपको एवरी टाइम रखना पड़ेगा अपने पोजेशन में जब तक आपका ये इंस्टॉलमेंट्स का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाए। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है ना, अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर बाय बैक अरेंजमेंट, जब आप कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे आपका मार्कअप या मार्क डाउन जिसे हम कहते हैं वो डिसाइड हुआ, फाइनेंस एग्रीमेंट होता इस तरह से है क्योंकि सूद तो हमारे आइन ने भी मना किया हुआ है और इस्लाम में भी क्योंकि मना है, तो इस वजह से उसको लीगलाइज करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स जो कभी एग्जिस्ट नहीं करते, या आप जो भी फाइनेंस डॉक्यूमेंट देखेंगे ना एग्रीमेंट फॉर फाइनेंस उसके अंदर ये चीज़ मेंशन्ड होती है, जितने भी रॉ मटेरियल्स है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन वो कहते हैं जी हम आपसे ये बाय कर रहे हैं, उसी के ऊपर जो है ना वो उसकी लेट्स सपोज अगर 1 मिलियन दिया है तो 1.2 मिलियन जो है ना जिसमें से 200,000 मार्कअप होगा और 1 मिलियन जो है ना प्रिंसिपल, वो बाय बैक अरेंजमेंट का एग्रीमेंट है जो आपको बहुत अहम है।